ठीक है, आयुष ने भी तो दिया था। आयुष। हम्म। ठीक है, सो यू कैन पुट डाउन योर हैंड्स। काफी बच्चे आए थे मतलब, है ना। काफी बच्चों ने ऑफलाइन भी दिया है, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी दिया है। ठीक है। द पॉइंट इज के ये पेपर इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहला पेपर था जिसमें कि पूरा कोर्स आया था, आपका पूरा सिलेबस आया था। ठीक है। तो इस पेपर को अगर किसी ने नहीं दिया है या एनालाइज नहीं किया है, तो उसको एनालिसिस जरूर करना है इस पेपर का। आई होप कि तुम लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत एफर्ट डाला होगा एनालिसिस में, कुछ तो किया होगा। क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ये जानो कि तुम्हें क्या नहीं आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है। अदरवाइज हम बस पढ़ाई करते रहेंगे, रिपीटेटिवली सेम तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, और वो रिजल्ट में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। और ये हमें नहीं चाहिए ना, हमें रिजल्ट चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, एनालिसिस करो, पेपर का अच्छे से एनालिसिस करो। गेट टू नो दैट कौन सी चीजें हैं जो मुझे बॉदर कर रही है बार बार, ताकि हम उन्हें सॉर्ट कर सकें। कुल। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो बच्चे ऑफलाइन आए थे, कि हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। मेजर टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ताकि काफी सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें नहीं पता है शायद, वो तो मैं डिस्कशन के बाद में समझ में आने लगे। हाँ मुस्कान, क्या पूछना है? सर मैंने आपको डाउट सेंड किया था। हाँ मैंने लिए हैं कुछ इनमें से। ठीक है। डाउट्स जो भी आपने मुझे भेजे हैं, आई विल टेक फ्यू ऑफ देम। ठीक है। सो द पॉइंट इज के यू नीड टू शेयर थिंग्स विद मी, और विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीचर्स एज वेल। जो भी दिक्कतें आ रही है इनको शेयर करो, बिकॉज इट इज हाई टाइम कि आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो उसको, और फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो उसके, है ना। तो हो सकता है हम आपकी हेल्प कर पाए, अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो। ठीक है। यू शुड शेयर थिंग्स विद मी, विद अस। ठीक है। कूल, तो स्टार्ट करें क्लास को, क्या बोलते हो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. I'm sharing my screen. Let me know if it is visible to you guys. दिख रहा है क्या बच्चों? स्क्रीन दिख रही है Yes, क्या sir. सबको? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। सेमीकंडक्टर, हो सकता है थोड़ा सा पढ़े हम आज, अगर टाइम मिल जाता है तो। नहीं भी मिलता है तो दैट्स फाइन, बिकॉज ज्यादा बचा नहीं है। दो या तीन लेक्चर का बचा है, तो हो जाएगा इस वीक में, एनीवे कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग रिविजन क्लासेस, होपफुली। कूल। चलो, तो भाई सीधे पॉइंट पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं पेपर का। अब इसमें कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि हीट, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता था, है ना। अच्छे खासे क्वेश्चंस आए इससे, 10 to 15 क्वेश्चंस। ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव्स इंक्लूडिंग साउंड वेव्स, इनसे दोनों से मिला के ही ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आए थे, राइट। 50 में से 30 क्वेश्चन तो केवल इन इन दोनों या तीनों चैप्टर से आए थे, है ना। और ये दोनों या तीनों चैप्टर ही आपने अच्छे से नहीं कर रखे हैं, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको मार्क्स अच्छे दिला के जाएगा, पेपर में मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो इतना परेशान नहीं होना है। पॉइंट इज के जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं ना, उनको कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तुम लोग 11 थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो, एंड देन रिविजन में आई टेक फ्यू टॉपिक्स, हो जाएगा। टाइम है हमारे पास अभी, गिव अप नहीं करना है, लेकिन मार्क्स देख के परेशान नहीं होना है। परेशान होने से बेटर है कि आप प्लानिंग करो, प्लानिंग करके उसको एक्ट करो उस पर, है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी समझ में आ गया है कि हीट ट्रांसफर नहीं आता है, तो उस पर काम करते हैं, इज दैट राइट? समझ में आ गया है ना, हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन नहीं हुए थे पेपर में, है ना। तो काम करते हैं, उस पर करते हैं ट्राई, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है। तो देखो, पेपर सबने अटेम्प्ट किया है पूरा, पेपर अटेम्प्ट किया है ना सबने, एक एक बार? यस सर। Yes, sir. Cool. सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, व्हाट वी विल डू, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यू कैन गिव 1 मिनट ऑल्सो, अगर ज्यादा नहीं देना है तो। ट्राई करो, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर उसको डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग एक बार और अटेम्प्ट कर पाओगे। मे बी आपको नहीं आता हो, लेकिन अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा ना, तो रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे, मतलब बेसिकली। ठीक है।
So let's begin. Here's your first question of the paper. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि एक ही क्वेश्चन कैलोरीमेट्री आपकी बहुत ज्यादा हद तक समझा देता है, क्लियर कर जाता है. ठीक है, सो ट्राई इट आउट, मे बी यूल बी एबल टू सॉल्व इट. जब ट्राई हो जाए और ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है तो डिस्कस लिख सकते हैं आप लोग. करें क्या बच्चों, डिस्कस करें क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करें. ऑलराइट, सब लोग इधर देखेंगे भाई. किसी का हुआ क्या? आप में से किसी का भी आंसर आया क्या? चेतना, सॉल्व हुआ? No, sir. नहीं हुआ. मुस्कान, नहीं हुआ? No, ओके, sir. कूल 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 कूल. चलो इधर देखो, क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले स्टीम ली तुमने, स्टीम, और उसको पास कर दिया है 22 ग्राम के पानी में, 22 ग्राम ऑफ वाटर. इधर तुम्हारे पास स्टीम है और इधर एक बोल में मान लो वाटर है 22 ग्राम. ठीक है, जिसका कि टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई? 20 डिग्री सेल्सियस. इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या हो रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वाटर अक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट आपको दे रखी है. यानी कि आपको मास पूछ रहा है ये वाटर का. किसका मास पूछ रहा है? वाटर का. Water. और कब मास पूछ रहा है आपको? ये आपको पूछ रहा है इस सेंस में कि अगर मान लो स्टीम पास करी जाती है पानी से, अगर स्टीम पास करी जाती है पानी से, तो क्या उसका टेम्परेचर अक्वायर नहीं करेगा क्या वो? Yes, sir. सोच के देखो ना, टेम्परेचर बढ़ेगा. पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी था. इसको तुम ऐसे देखो, अगर तुम नहाते हो कभी सर्दियों में, और अगर तुम यूज करो गर्म पानी नहाने के लिए, तो तुम ठंडे पानी में गर्म मिक्स करते हो ना थोड़ा. अरे Yes, कोई तो sir. कभी तो Yes, गर्म पानी sir. से नहाए होंगे, कभी तो हॉट वाटर यूज किया होगा नहाने के लिए, है ना? तो जब आप गर्म पानी यूज करते हो तो कैसे करते हो? मान लो तुमने बाल्टी भरी, बकेट भरी आपने, हाफ बकेट वाज फिल्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, एंड देन हाफ बकेट यू आर फिलिंग हॉट वाटर, यू आर एडिंग हॉट वाटर टू द कोल्ड वाटर. ठीक है, तो या तो आप गर्म पानी ऐड करो. अब बहुत गर्म होता है पानी तो उसमें से स्टीम भी निकल रही होती है क्या? Yes, sir. तो आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि आप स्टीम को ऐड कर रहे हो पानी में. ठीक है, गर्म पानी की जगह आप स्टीम को ऐड कर रहे हो पानी में. तो एक बात बताओ मुझे, जब तुम गर्म पानी ऐड करते हो ठंडे पानी में, तो क्या उसका जो पानी तुम्हारे बकेट में पहले था, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता क्या? Yes, sir. बढ़ता है ना. टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ही तो ऐड कर रहे हो भाई. अगर गर्म पानी नहीं होगा तो फायदा क्या है फिर उसका ऐड करने का? बहुत बेसिक सी चीज है ना. तो स्टीम ऐड करोगे जब पानी में, ठंडे पानी में, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पानी का? Yes, sir. बढ़ेगा. कितना बढ़ रहा है? कितना तक हो जा रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पहले था और कितना हो जा रहा है ये बताओ जल्दी से. एनीवन? 90.
90 डिग्री। कितना हो जा रहा है बच्चों? 90 डिग्री। हाँ बोलो बेटा, लिखा हुआ है ना यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। Yes, बात समझ में आ sir. रही है? ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में, कैसे टैकल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? ये तुम्हारी स्टीम है और ये तुम्हारा वाटर है। ठीक है। स्टीम कितने डिग्री पे होती है इनिशियली? 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। Yes, sir. बात समझ में आई? ठीक है। अब इस स्टीम को पहले तो वाटर में कन्वर्ट होगी ये स्टीम। इसमें कन्वर्ट होगी पहले ये स्टीम वाटर में, और टेम्परेचर सेम रहेगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट फेज चेंज हैपेंस। फर्स्ट बोलो क्या होता है सबसे पहले? अकर्स। Phase change. पहले फेज चेंज होता है। अगर तुम स्टीम को पानी में पास करा रहे हो, अगर तुम स्टीम को पानी में पास करा रहे हो, क्या वो स्टीम ही रहेगी क्या? सोच के बताओ। No, sir. बात समझ में आ रही है? बेटा रिस्पॉन्ड करो। क्या आवाज आ रही है क्या मेरी बच्चों? Am I audible? Yes. ठीक है, Yes, cool. sir. ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि सबसे पहले क्या होगा? फेज चेंज होगा उसका, है ना? व्हेन स्टीम विल पास फ्रॉम द वाटर इट विल सम, पहले तो वो क्या होगी? कन्वर्ट होगी वाटर में, है ना? टेम्परेचर अभी ड्रॉप नहीं हुआ है उसका, Yes, sir. टेम्परेचर ड्रॉप अब होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये वाटर कोई कॉमन टेम्परेचर लेगा ना बेटा, जैसे कि मान लो ये बोल रहा है 90 डिग्री सेल्सियस ले रहा है, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये वो वाटर है जिसमें स्टीम को तुमने पास कराया था। तो ये भी, इसका भी फाइनल टेम्परेचर कितना बन रहा है? 90 degree. 90 degree. क्या आपको समझ में आया हुआ क्या है? क्या आपको समझ में आया हुआ क्या है? इधर स्टीम थी और इधर वाटर था। इस वाटर का टेम्परेचर कितना था इनिशियली? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना था पहले? 20 degree. 20 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम का टेम्परेचर कितना था इनिशियली? सबसे पहले स्टीम का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को तुमने 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में मर्ज किया, मिलाया, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? सबसे पहले तो फेज चेंज होगा इसका। स्टीम पहले वाटर बनेगी तभी तो मिल पाएगी ना। अरे स्टीम को वाटर में मिलना है तो पहले अपना फेज चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। जब वाटर में मिल गई तो ये वाला पानी कितने डिग्री का है तुम्हारा? इसका टेम्परेचर कितना है इस वाले पानी का? 90. अरे इनिशियली तो 100 है ना, अभी कभी थोड़ी कम हुआ है। स्टीम वाला ही है ना अभी तो टेम्परेचर उसका। पहले Yes, फेज sir. चेंज होता है, बाद में टेम्परेचर चेंज होता है। तो पहले फेज चेंज हुआ, अभी 100 डिग्री का तुम्हारे पास पानी है इधर। और इधर कितना पानी था जिसमें मिलाया तुमने? 20 डिग्री सेल्सियस का degree. पानी था। अरे 30 कहाँ से आ गया क्वेश्चन में? 20 डिग्री का है ना पानी इनिशियली। Yes, sir. 100 डिग्री का इधर वाटर है और 20 डिग्री का इधर वाटर है। अब दोनों को मिला रहे हो तुम, तो ये बिल्कुल वही कर रहे हो तुम जो कि तुम, जैसे मैंने बताया ना, जब तुम सर्दियों में नहाते हो गर्म पानी करके, है ना? तो जब तुम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो तो क्या एक कॉमन टेम्परेचर नहीं आ जाता दोनों के बीच में? है Yes, sir. ना? मीडियम मीडियम गर्म, मीडियम ठंडा, ऐसा होता है ना, जिससे तुम नहा लेते हो फिर। Yes, अरे sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे कॉमन सेंस की बात है ना। ठंडा पानी तुमने गर्म पानी में मिलाया तो कोई मीडियम टेम्परेचर अक्वायर कर लेंगे, दोनों दोनों पानी मिक्स होके एक कॉमन टेम्परेचर अक्वायर कर लेंगे। इज दैट राइट? Yes, sir. है ना? तो वो हाँ, तो वो कॉमन टेम्परेचर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
इफ यू विल गिव आंसर्स जल्दी ना तो क्वेश्चन डिस्कशन जल्दी होगा थोड़ा, अदरवाइज आप लेके बैठे रहो इस क्वेश्चन को 20 मिनट तक, कोई फायदा नहीं। बोलो भाई चेतना। 90 degree. 90 90 इज योर कॉमन टेम्परेचर, ठीक है। अब आती है फिजिक्स। ये तो बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, इसमें कोई फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं थी। अब आएगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कि होता क्या है, ठीक है। तो स्टीम से जब वाटर बनता है, स्टीम से जब वाटर बनता है तो कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करेगा क्या बेटा? ये Yes, sir. Yes, sir. हीट रिजेक्ट करेगा तभी तो स्टीम से वाटर बनेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो वाटर का टेम्परेचर 100 से जब 90 हुआ तो क्या टेम्परेचर कम हो रहा है ना, उसका टेम्परेचर कम Yes, हो रहा है ना? sir. तो फिर से हीट रिजेक्ट करी होगी उसने। अरे हीट रिजेक्ट Yes. करेगा तभी तो टेम्परेचर कम होगा उसका। अगर हीट गेन करता, sir. रिजेक्ट नहीं गेन करता, तो टेम्परेचर बढ़ता या कम होता? सोच के बताओ। अरे कोई भी बढ़ता। चीज In अगर बढ़ता. कोई भी चीज अगर टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ रहा है तो वो हीट गेन कर रहा है ना बेटा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि हीट गेन करते ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। इज दैट राइट? Yes, इज sir. दैट राइट? ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पे दूसरी जगह भी क्या हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ है, Q2। कुछ अलग हुआ होगा तो इसलिए Q2 लिखा, ठीक है। और ये वाटर जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये जब 90 पे गया होगा तो इसने हीट गेन करी होगी, रिजेक्ट करी होगी? इस वाटर ने, इसने तो हीट रिजेक्ट करी है, ठीक है, इसने भी हीट रिजेक्ट करी है। और जब यहाँ गेन हुआ है तो हीट गेन हुई है या रिजेक्ट हुई है? Gain. यहाँ पे Gain. हीट गेन, यहाँ पे क्या हुआ है, हीट गेन। तो ये जो आपका स्टीम के केस में हीट रिजेक्ट होता है या हीट जितना भी निकलता है, अक्वायर होता है, इसको आप लिखते हो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, M इंटू LV। कभी पढ़ा है ये? Yes, sir. है? और जब वाटर की बात आती है, देखो ये तो स्टीम की बात है, स्टीम की केस में वेपोराइजेशन होता है ना, वेपोराइजेशन होता है ना, इसलिए Yes, sir. लेटेंट वेपोराइजेशन यूज करते हैं। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं हीट रिजेक्शन का या हीट का? MC डेल्टा टी। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? MC delta MC T. delta. MC delta T। तो इसमें LV क्या है? व्हाट इज LV? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड व्हाट इज C? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्या है ये? Specific heat of Specific water. heat of स्पेसिफिक water. हीट ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। जितनी इस स्टीम ने हीट रिजेक्ट करी है 90 डिग्री तक आने के लिए, क्या उतनी ही इस वाटर ने हीट एक्सेप्ट कर ली है क्या 90 तक आने के लिए? बैलेंस रहेगा ना भाई, Yes, sir. है ना? तो सबसे पहले हीट रिजेक्टेड लिखते हैं। कितनी रिजेक्ट हुई तुम लोग बताओ, कितनी हुई है? Q1 प्लस Q2 हुई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये क्या हो जाएगा, M मास, स्टीम का जो भी मास था, है ना, प्लस MC डेल्टा टी। इज दैट राइट? Yes, sir. है ना? और हीट गेन कितनी हुई है? हीट गेन 20. कितनी हुई है? हीट Q1. गेन कितनी? MC 20 MC डेल्टा टी। फॉर्मूला क्या है हीट गेन होने का? मास ऑफ वाटर, पहले ये तो मास ऑफ स्टीम है ना, मास ऑफ स्टीम है ना ये तो, है ना, एंड दिस इज मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इज दैट राइट? बात समझ में आ रही है बेटा? फॉर्मूला पता है ना सबको हीट का? MC डेल्टा टी होता है फॉर्मूला जब आप बात कर रहे हो तो वाटर की, ठीक है। और जब आप स्टीम की बात कर रहे हो तो आप लेटेंट हीट लेते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। 11th में आपने इतना तो पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ। फॉर्मूला 11th वाले हैं, जब हम टॉपिक फिर से पढ़ेंगे तो उसको डिराइव भी कर लेंगे, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे जितनी हीट रिजेक्ट हुई है उतनी गेन कर ली है वाटर ने, दूसरे वाले वाटर ने, Yes, sir. ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। Yes.
मास ऑफ स्टीम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो आपको निकालना है। देखो, द मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वाटर एक्वायर्स टेम्परेचर, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने इसका मास बोला 540 m। लेटेंट हीट कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में? देखो 540 दे रखी है ना, 540. तो ये हो गया 540 m, है ना। प्लस ये कितना हो जाएगा, m इंटू सी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ऑफ वाटर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। कितना होगा डेल्टा टी, बता पाएगा क्या कोई? डेल्टा टी होगा 100 माइनस 90, कितना हो जाएगा? 10. 10। क्या ये बात समझ में आई? 100 माइनस 90 कैसे हुआ? Yes, 100 sir. डिग्री पे था ना आपका वाटर, Yes, sir. तो उसने कितना किया होगा? Q2 हीट रिजेक्ट करने में कितना टेम्परेचर उसने अपना ड्रॉप किया है? 100 से 90 कर दिया, इज दैट राइट? टेम्परेचर Yes, चेंज sir. कितना हो गया? 10 का, है ना। सो दिस विल बी 550 m, इज दैट राइट? 550 m हो जाएगा क्या ये? 540 m प्लस 10 Yes, m, sir. है ना। एंड दिस विल बी मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 22 ग्राम्स। कितना दे रखा है? 22 ग्राम्स, है ना। और यहाँ पे देखो लेटेंट हीट में भी कैलोरी पर ग्राम में है, तो ग्राम में ही लेंगे इसको। आपको मैंने बताया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, और इसमें टेम्परेचर चेंज कितना है देख के बताओ, इस वाटर के केस में टेम्परेचर चेंज कितना है? 90 minus 20. 90 माइनस 20, वेरी गुड। सो दिस विल बी 22 इंटू 2, कितना हो गया ये? 22 इंटू 70, सॉरी, ये हो गया आपका 1540, इज दैट राइट? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली हीट रिजेक्टेड विल बी इक्वल टू हीट गेन, सही है? Yes, sir. कितना हो गया ये हो गया आपका 550 m इक्वल्स टू 1540, यानी m की वैल्यू आ गई आपकी 2.8 ग्राम्स। कितनी आ गई m की वैल्यू? 2.8 gram. 2.8 grams. अब तुम्हारा तुम्हें तुम्हें किसका मास निकालना था? तुम्हें मास ऑफ वाटर निकालना था, जो कि किसमें प्रेजेंट होगा? जो कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगा, यानी कि ये वाला। तो इसमें तो ये वाला वाटर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बेटा, ये वाला भी, राइट? Yes, sir. उसको ऐड कर दोगे ना। ये तो तुमने स्टीम के लिए निकाल लिया, स्टीम वाला जो मास था वो निकला ना अभी, तो 2.8 ग्राम, जब ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना। लेकिन Yes, इस sir. वाले का क्या? इस वाले का भी निकालना पड़ेगा, तो टोटल कितना मास हो जाएगा भाई? 22 प्लस 2.8 ग्राम्स। कितना आंसर आ गया? 24. 83 grams. ए ऑप्शन आंसर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अगला वाला खुद से कर लोगे? चलो ट्राई करो। आधी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हीट में, जो कि वुड में हीट है। ठीक है, चलो मैं इसको बता देता हूँ कैसे होगा ये, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा अभी कैसे लिखते हैं। पता है क्या कैसे लिखते हैं? वुड में कितनी हीट होगी वो पता आता है क्या कैसे लिखते हैं? कितनी हीट जो है बेसिकली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी वुड में? Sir. No, sir. नहीं ना? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। देखो, इसमें बाकी सारी चीजें फिर भी इतने काम की नहीं है, जिसमें मेन चीज है वो ये है क्वेश्चन समझने में, कि ये आपको पूछ रहा है कि राइज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा बुलेट का इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ इट्स मटेरियल इज 0.030, है ना। तो हुआ क्या, एक बुलेट तुमने ली, गोली तुमने वुडन टारगेट पे हिट कर दिया। अब एक बात बताओ, जब बुलेट को वुडन टारगेट पे हिट करोगे तो कुछ तो हीट जनरेट होगी ना भाई?
काइनेटिक एनर्जी हीट में तो कन्वर्ट होगी ना। अरे देखा नहीं कभी इसे, वुडन में छेद हो जाता है, वुडन ब्लॉक पे अगर बंदूक से मारते हैं तो है ना, छेद हो जाता है ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है ना जब इतनी तेज Yes, आती है sir. बुलेट। तो वो क्यों होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, है ना। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। समझ समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इधर, half of the kinetic energy is converted into heat in the wood, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? आधी कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, Yes, sir. है ना। और जो हीट में कन्वर्ट हुई है, जो हीट जनरेट हुई है वुड में, उसको हम लिखते हैं एम एस डेल्टा टी से, ठीक है, एम एस डेल्टा टी। एंड व्हाट वुड बी एस, जो आपका ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, Material. ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब, तो इजी है। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा टी निकालना है ना तुमको। व्हाट वुड बी डेल्टा टी? ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एम एस, राइट। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एम से एम तो कट जाएगा, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। वी की जगह 210 डाल देना, लेट इसकी डाल देना वैल्यू, बाकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल की है ना। एंड दिस विल कम अप एज 87.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर है। चलें आगे। क्वेश्चन Yes, बहुत sir. इजी था, बस अगर ये फॉर्मूला पता था कैसे लिखते हैं हम हीट जो जनरेट होती है मटेरियल में, तो हम निकाल सकते थे इसे। एमसी डेल्टा टी था ना लास्ट टाइम, एमसी डेल्टा टी याद आ रहा है? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, एमसी डेल्टा टी मटेरियल के लिए, है ना। तो वाटर Yes, के लिए sir. था तो उसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज हो गई। अभी तुम्हारा मटेरियल के लिए है, वुड के लिए, तो उसमें वुड की मटेरियल की स्पेसिफिक हीट यूज हो जाएगी। फॉर्मूला तो सेम ही है, एमसी डेल्टा टी की जगह एमएस डेल्टा टी लिख दिया, राइट, Yes, sir. है ना। आगे चलते हैं। नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये आपको कर सकते थे अगर आपको थोड़ा भी आइडिया था तो। आंसर बताएंगे सब चैट में। करें डिस्कस? नहीं पता बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो फिर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, हॉटर ओवर द टॉप ऑफ अ फायर एट द सेम डिस्टेंस ऑन द साइड्स, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आप आग जलाएंगे तो इसके ऊपर जो आपकी हीट होगी, यानी कि जितना हॉटनेस होगा इधर, उतना ही आपका साइड में भी होगा, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। रीजन बोल रहा है एयर सराउंडिंग द फायर कंडक्ट्स मोर हीट अपवर्ड्स, यानी ये बोल रहा है कि कंडक्शन ज्यादा होता है ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या आएगा भाई? सच बात क्या है? क्या जब भी आप आग जलाते हो, बॉन फायर करी है सबने? बॉन फायर या आग जलाई है कभी ऐसे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. उसके जस्ट ऊपर जो हीट रहती है, जो हॉटनेस रहती है, क्या वो ज्यादा होती है क्या साइड से, या बराबर रहती है? ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, व्हाट डू यू थिंक? True. True. फर्स्ट स्टेटमेंट, सी, हीट इज कैरिड अवे थ्रू थ्री प्रोसेसेस मेनली। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। क्या ये पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंडक्शन, कन्वेक्शन
और रेडिएशन। ठीक है, इसमें तो आपको पता है मटेरियल टू मटेरियल ट्रांसफर होता है ना, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल, टच जरूरी है ना, कांटेक्ट जरूरी है, कांटेक्ट के थ्रू होता है। ये आपको पता है कि ये फ्लूइड्स के थ्रू हो जाता है ना, एयर वगैरह के थ्रू, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है सच डायरेक्ट, है ना। और रेडिएशन आपको पता है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो कैरी कर लेती हैं इसको, एनर्जी को, हीट एनर्जी को, पता है ना ये सब चीजें, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि ये स्टेटमेंट जो है वो दिक्कत क्यों आ रही है इसमें, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट वन जो बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है ओवर द टॉप ऑफ फायर देन एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द साइड्स। हाँ ये बोल, हाँ सही बोल रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ये वाला ट्रू है, क्योंकि ये आपको बोल रहा है कि ऊपर की तरफ ज्यादा होता है हॉट, साइड वेज में कम हॉट होता है। हॉट जो हॉटर है पार्ट वो आपका ऊपर वाला है, उसका रीजन पता है क्या है? डू यू नो व्हाट इज द रीजन? टॉप पार्ट में जो हीट बेसिकली जो आपकी मूव कर रही है ना, प्रोपोगेट कर रही है, वो कितने तरीके से करती है? वो करती है रेडिएशन से एंड कन्वेक्शन से। किस किस से करती है बच्चों? Radiation. Radiation, convection. रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, यहाँ पे कंडक्शन नहीं है कुछ भी, लेकिन रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों चीजें। ठीक है, लेकिन साइडवेज कन्वेक्शन से इतनी नहीं करती। जो हीट कैरी अवे होती है ना, साइडवेज जो होती है, साइडवेज वो मोस्टली रेडिएशन से ही करती है। बस किससे करती है? रेडिएशन से। Radiation. जबकि ऊपर की तरफ कन्वेक्शन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ज्यादा गर्म होगा ना, अगर ऊपर हीट कैरी Yes, ज्यादा हो sir. रही है तो। ठीक है, और सराउंडिंग द फायर कंडक्ट्स मोर हीट अपवर्ड्स, ये तो गलत बात हो गई, तो कंडक्ट वर्ड यूज कर रहा है। क्या कंडक्ट होती है क्या हीट? कंडक्ट थोड़ी हो रही है, No, sir. कन्वेक्शन रेडिएशन यूज हो रहा है, कंडक्शन थोड़ी यूज हो रहा है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। आया Option समझ में? C. Yes, Is that sir. right? Yes, ठीक sir. है, हाँ ठीक है। हीट का एक और क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करके देखना, अब हो जाएगा जब मैंने आपको समझा दिया ना, कैलोरीमीटर वाला क्वेश्चन समझा है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया ना सबने, समझ में आ गया ना फर्स्ट वाला, ये वाला, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यू कैन प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस आल्सो, हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, कुछ अभी और कर लेते हैं दूसरी तरह के, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट द 15th वन। दो मासलेस स्प्रिंग्स हैं, 2K 9K के, और 50 ग्राम्स और 100 ग्राम्स उन्होंने कैरी कर रखा है फ्री हैंड से। तो ये दोनों स्प्रिंग अगर ऑसिलेट करेंगे वर्टिकली और इनकी मैक्सिमम वेलोसिटीज अगर इक्वल है, तो आपको रेशियो बताना है एम्पलीट्यूड्स का। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं। पता है क्या बच्चों फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ऑसिलेशन की, वो होती है ए इंटू ओमेगा। क्या होती है? A into omega. हाँ, ओमेगा ए या ए ओमेगा। तो अब करो, ट्राई करो Yes, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। Amplitude. हाँ करो ट्राई। ट्राई टू सॉल्व इट जल्दी से, और आंसर देना है मुझे चैट में। आया क्या आंसर बच्चों? बी ऑप्शन आ रहा है।
करें, सॉल्व करें। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अगर इसका वी मैक्स ए ओमेगा है और क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है। मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, मान लो एक स्प्रिंग है, इसका कुछ ओमेगा 1 है, और एक स्प्रिंग है जिसका क्या है, ओमेगा 2 है ना। ये मास कैरी कर रही है 50 ग्राम्स का, और ये मास कैरी कर रही है 100 ग्राम्स का, ठीक है। इनके स्प्रिंग कांस्टेंट कितने हैं भाई, 2k और 9k। 9K. अब ये बोल रहा है वी मैक्स क्या है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब Yes, sir. A1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू A2 ओमेगा 2 हुआ क्या, देख के बताओ, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो Yes, A1 sir. अपॉन A2 क्या हो गया, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। Yes, सही sir. लिखा है क्या, Yes, Yes, sir. sir. है ना। और फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा का, 2 pi 2 by पाई t. अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट MK. एम के, Sir, 2 pi by t. 2 पाई बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई टी, यानी कि 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, राइट। Yes, sir. तो 2 पाई वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम फैक्टर रहेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका K2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा बच्चों, M1 अपॉन M1 upon K1. K1. नाउ यू जस्ट नीड टू पुट अप द वैल्यूज, है ना। वैल्यूज पुट करनी है अब तो। K2 की वैल्यू कितनी है भाई, 9K, है ना। K1 की वैल्यू कितनी है, 2K, मल्टीप्लाई बाय M1 की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन 100, राइट। Yes, आंसर sir. आएगा 3/2। कितना आएगा, 3 3 by by 2. 2. राइट आंसर। कोई डाउट, No, अरे sir. लाइफ में डाउट है क्या कोई, No, sir. चले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सॉल्व द नेक्स्ट वन। आया, फॉर्मूला पता है इसमें आपको टाइम पीरियड का, Yes, sir. तो हो पाएगा अगर ऐसा है तो। क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि दोनों पेंडुलम रेस्ट से स्टार्ट हुए स्विंग करना। देखो समझो, मैं समझा देता हूँ। दोनों पेंडुलम, दो पेंडुलम, दोनों ने स्विंग करना स्टार्ट किया रेस्ट से। एक पेंडुलम आपका ऐसे है, एक पेंडुलम लेट से कि आपका ऐसे है यहाँ पे, है ना। दोनों ने रेस्ट से स्टार्ट किया स्विंग करना, और इनकी लेंथ दे रखी है 1.44 और 1 मीटर। अब दे विल अगेन स्टार्ट स्विंगिंग इन द सेम फेज टुगेदर। सेम फेज में आने का मतलब क्या है कि उनका जो टाइम पीरियड है उसका आपको रेशियो निकालना है। यानी कि फर्स्ट पेंडुलम कितनी बार ऑसिलेट कर जाए कि उसका सेकंड वाले से सेम फेज में आ जाए। बात समझ में आ रही सबको, Yes. सेम फेज में तब Yes, वो sir. आएंगे, सेम फेज में तब वो आएंगे जब आपका टाइम पीरियड जो है आप उसका रेशियो निकालेंगे और वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप इसको, टाइम पीरियड कितना होता है भाई पेंडुलम का, एसएचएम पता है, पढ़ा है थोड़ा बहुत, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है क्या, Yes, 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 sir. sir. याद आ Yes. रहा है फॉर्मूला, है ना। तो इसमें बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है ना, 2 पाई और जी तो,
अगर हम Yes, Yes, sir. sir. T1 अपॉन T2 निकालना चाहें, इसका T1 और इसका T2, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1.44 अपॉन अंडर रूट 1 हो जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आंसर कितना आया? 6/5। कितना आया? 6/5। इसको सॉल्व करेंगे, 6/5 आएगा, यानी कि 5 टाइम्स T1 आपका 6 टाइम्स T2 के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट वाला कितना घूमेगा? फर्स्ट वाला 5 टाइम्स ऑसिलेट करेगा। कितने टाइम्स? 5. 5 टाइम्स ऑसिलेट करेगा, तब जाके उसका फेज सेम आ जाएगा सेकंड वाले के कितने टाइम से? 6 टाइम ऑसिलेट करने के, है ना? 6 times. हाँ, फर्स्ट वाला 5 टाइम्स कर रहा है, सेकंड वाला 6 टाइम्स कर रहा है, उस तब जाके आपका फेज सेम होने वाला है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? Option D. ऑप्शन डी। वेरी गुड। आगे चलें। सर एक बार और बता Yes, दीजिए। sir. एक बार और बताना है, ठीक है। देखो, दो पेंडुलम है, दोनों ने स्विंग करना स्टार्ट किया साथ में, और उनकी लेंथ आपको दे रखी है। आपको वो बोल रहे हैं कि अगर स्टार्ट सेम टाइम पे किया, लेकिन सिंस लेंथ दोनों की अलग अलग है, तो दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी से स्विंग करने वाले हैं नहीं। इज दैट राइट? Yes, sir. है ना? दोनों सेम तरीके से स्विंग थोड़ी करेंगे, सेम टाइम थोड़ी लेंगे दोनों। अरे एक की लेंथ ज्यादा है ना बेटा, एक की लेंथ कम है, तो अगर तुम लोग दोनों पेंडुलम को एक साथ भी स्विंग कराना चालू करते हो, तो क्या वो सेम ही स्विंग करते रहेंगे क्या? सेम टाइम लेंगे क्या वो हर बार, हर ऑसिलेशन No, में? sir. अलग अलग लेंगे ना, अलग अलग Yes, लेंगे sir. ना। तो अगर हम किसी तरह से उनके टाइम पीरियड का रेशियो निकालें और कुछ कॉमन एलसीएम निकाल लें, एलसीएम समझते हो ना सब लोग, जहाँ पे मिलता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जिसमें कि ये वाला और ये वाला सेम फेज में आ जाएंगे, यानी कि साथ में स्विंग करने लगेंगे फिर से। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड लिखा दोनों के लिए, है ना? और हमें हमें उससे मिला कि हमारा फर्स्ट वाला जब 5 बार स्विंग कर जाएगा, समझो, जब फर्स्ट वाला 5 बार स्विंग कर जाएगा या फिर 5 टाइम्स ऑसिलेट कर जाएगा, तब हमारा सेकंड वाला 6 बार कर चुका होगा, और तब उस टाइम पे दोनों क्या हो जाएंगे? सेम फेज में आ जाएंगे, यानी दोनों फिर से एक साथ ऑसिलेट करते पाए जाएंगे। अदरवाइज इसके पहले जब सेकंड वाला मान लो 2 बार कर चुका होगा, तो तीसरा वाला 2.5 टाइम्स कर चुका होगा, है ना, लेकिन सेम ऑसिलेशन नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है अब? सर इसमें हमने एलसीएम इसलिए निकाला ताकि हमें एक परफेक्ट नंबर मिल जाए, तब हाँ, इंटीजर वाला। हाँ, परफेक्ट नंबर मिल जाए और एक कॉमन मल्टीपल मिल जाए दोनों का, जिसपे कि वो दोनों मिलने वाले, है ना, सर जिनके दैट उनके। मीन्स कि अगर हमसे फेस पूछा जाए तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, अगर हमारा पॉइंट में आंसर आए तो। अगर आपको बोला जाए ना कि दोनों सेम फेज में वो कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, तो निकालना पड़ेगा, है ना? ओके सर। आसान में। और इसमें लॉन्गर पेंडुलम का पूछा है, देखो ब्रैकेट में लिखा है लॉन्गर पेंडुलम, इसलिए हमने 5 वाइब्रेशन को आंसर दिया है। अदरवाइज हमारा राइट आंसर क्या होता? अगर शॉर्टर पेंडुलम के लिए पूछते तो 6 ऑसिलेशन। क्या सिक्स। होता? 6 ऑसिलेशन। सिक्स। हाँ, समझ में आया? आगे चले। यस सर। अब ये वाला तो तुम्हें आता है करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। इसको ट्राई करो, पढ़ा हुआ है ना करंट सबने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट दोनों चैप्टर पढ़े हुए हैं ना सबने, तो अब आने वाले क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, है ना? तो करो, इसको ट्राई करो, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं।
स्टार्ट करेंगे बच्चों? यस sir. आंसर तो क्योंकि नहीं आया किसी का, तो आई थिंक डिस्कस करना पड़ेगा। या तुम्हें हो रहा है तुमसे? सी आ रहा है? ओके कूल, बढ़िया, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर होता है क्या? यस सर Yes, sir. तो यहाँ पे माइनस डी फाइव बाई डी आर हो जाएगा क्या? पोटेंशियल, सिंस इसने फाई के टर्म्स में लिख रखा है, Yes, sir. पोटेंशियल की तो है ना? तो कितना हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी आर? अगर फाई है मेरा ए आर स्क्वायर प्लस बी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा ना आर की टर्म्स में, तो ये टू ए आर बन जाएगा क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है यस सर है ना? Yes, sir. सो दिस विल बी माइनस टू ए आर, इज दैट राइट? Yes, sir. यस अब हमको पता है गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर भी होता है क्या? Yes, sir. है ना? इसका दूसरा पॉइंट चार्ज मान लो, मान लो, ठीक है। तो ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर गॉस थ्योरम से। नाउ अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा ना, इसका और इसका। क्यू की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज डेंसिटी निकालनी है मुझे, तो चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए पहले चार्ज तो निकालूं मैं। अरे यार, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया होती है ना, यस सर है ना? चार्ज पर बेसिकली आपको डी क्यू निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? डी क्यू निकालना पड़ेगा, है ना? डी क्यू बाई डी आर। अगर आपको बेसिकली चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो अगर आप डी क्यू निकाल लोगे तो आप डी आर के टर्म्स में चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। डी क्यू मतलब कितना आपका चार्ज, कितना आपका यू कैन से इंस्टेंटेनियस चार्ज है, जो कि आपका बेसिकली क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है वो बॉल का चार्ज पूछ रहा है आपसे, अंदर बॉल के चार्ज कितना है। तो उसके लिए आपको चार्ज निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस। कैसे निकालोगे? पहले आप क्यू निकालो, यानी कि जो चार्ज क्यू की बात हो रही है उसको निकालो। कैसे निकालोगे? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा माइनस टू ए आर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे क्यू कितना आ जाएगा? के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 pi epsilon naught. अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और बाकी का सारा भी उधर चला जाएगा, तो ये माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर Cube. क्यूब, है ना? क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, तो क्यूब बन जाएगा ना, Yes, sir. राइट? ठीक है। अब हमको अंदर निकालना है बॉल के, तो लेट्स से कि अंदर है डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू कितना हो गया? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, क्यू को, आर की टर्म्स में, है ना? डी क्यू बाई डी आर बोल लो। डी क्यू बाई डी आर कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा क्या? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी अंदर बॉल के, ठीक है, तो उसके लिए हमने निकाला डी क्यू बाई डी आर। तो आपका डी क्यू बेसिकली कितना आ गया? डी क्यू आपका आ गया माइनस 24 एप्सिलॉन नॉट ए, पाई भी है सॉरी, आर स्क्वायर, और डी आर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिया, ये आया आपका डी क्यू। अब अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, चार्ज डेंसिटी, तो आप क्या करोगे? डी क्यू लिखो ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी आर से। अरे बात समझ में आ रही है? डेंसिटी लिखी है हमने, चाहे आप इसको इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हो, लेकिन दिस विल बी योर राइट आंसर, डी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ऊपर क्यू आ जाएगा क्या डी क्यू को, और ये 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी आर आपका आर बन जाएगा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर वॉल्यूम ही तो बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? एरिया इंटू लेंथ। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है क्या? आवाज आ रही है मेरी? Am I Yes, audible? sir. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ऊपर चार्ज लिखा है,
न्यूमरेटर में चार्ज लिखा है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लिखा है। दिस इज कमिंग आउट एज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हाँ मुस्कान। सर यहाँ पे 24 कैसे आया? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब को डिफरेंशिएट किया है मैंने आर के टर्म्स में, आर के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है। अगर मैं आपका मान लो x इक्वल्स टू लिख दूं 2r क्यूब, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में, करके दिखाओ। 3 2 6 हो जाएगा क्या इधर? ये यस 3 सर, चला जाता है ना, और ये r स्क्वायर बन जाएगा क्या? यस सर, आता है ना डिफरेंशिएशन करना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। तो इसलिए हमने r क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया 6r स्क्वायर। तो यहाँ पे r क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर, आ गया। ओके, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व द नेक्स्ट वन। पहले ही डिस्कस लिख दिया हमने। चलो ठीक ये है, वाला कर ले, नहीं बता। कोई बात नहीं, विल डिस्कस। नेट आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तो सर्कुलर कर्व्स है ना दोनों, आर्क है ना, आर्क, यस आर्क है ना ये। और इस पॉइंट पे निकालनी है, लेट से कि पी पॉइंट पे निकालनी है, इसको पी पॉइंट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सेंटर ओ, ओ बोला हुआ है, सॉरी इसने खुद ने बोला हुआ है ओ। ठीक है, तो ये ओ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? B1 प्लस B2। B1 B2 क्या है? AB की वजह से, और ये क्या है? CD की वजह से। अरे दो कर्व्स है ना, हाँ या ना? यस सर यस सर। अगर हम बात करें AD की एंड BC की, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो क्यों हो जाएगी भाई? AD और BC की वजह से, क्योंकि ये अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जॉइनिंग O। अरे बात समझ में आ रही है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग O है ये, है ना। कुछ फॉर्मूला वगैरह याद आ रहा है लाइफ में? यस सर, जिस पॉइंट पे आपको निकालना होता था उसके अलोंग द लाइन जब आप निकालते थे तो जीरो आती थी, लेकिन ये कर्व थोड़ी ना अलोंग द लाइन है, राइट। यस सर, चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं हम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? R और NR। तो जब हम B1 लिखेंगे, जब हम B1 लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या था भाई? किसी को याद आ रहा है? न्यू नॉट अपॉन में 2 कितना? म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई R होता था क्या? यस सर। सर, यस है ना। यहाँ पे थीटा कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 30 डिग्री 30 डिग्री। इज दिस पाई बाई 6? यस सर है ना। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 6 डिवाइड में 4 पाई R। इस समझ में आया? यस सर है ना। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है क्या? A टू B। और C से D में ऊपर की तरफ है क्या करंट की डायरेक्शन? समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है ना, ये तो फिगर में बना हुआ है। तो जब तुम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे करंट की वजह से, तो जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था, देखो तुमने AB वायर को पकड़ा, है ना, उस पे उसकी डायरेक्शन में मान लो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा अपना, और तुम्हारी फिंगर्स कर्ल कर रही है O पे जा रही है ये। तो क्या ये अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? करके देखो। यस सर। जब वायर AB में करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है ना बच्चों? अरे हाँ या ना बोल रहे यार, यस सर, है ना। यस सर। और जब CD में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ,
तो फिर ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है इधर, ओ पॉइंट पे आगे की तरफ आ रही है क्या, अपनी तुम्हारी खुद की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, यस सर। है ना? तो ये B1 प्लस B2 एक्चुअली में कितना हो जाएगा, B1 माइनस B2, अपोजिट डायरेक्शन है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की, यस सर। राइट? तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, इसको हम पूरा ही सॉल्व कर देते ना, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अपॉन 4 पाई आर, नहीं है अभी यहाँ पे क्या है, एन आर, क्या है यहाँ पे बच्चों, बड़े वाले वायर के लिए क्या है, NR. एन आर डिस्टेंस, है ना, डी तक का डिस्टेंस एन आर है। और थीटा सेम है क्या इसका भी, पाई/6 ही है क्या थीटा, दूसरे वाले कर्व के लिए 30 डिग्री है ना, Yes, दूसरे sir. वाले कर्व के लिए भी सेम एंगल है ना? बस इसको सॉल्व करना है अब तो, प्रीटी इजी। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर, अगर आप एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम, तो आपको ध्यान से दिखेगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर आ रहा है, एंड देन इफ यू टेक कॉमन दिस चीज को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन। आया समझ में, कैसा आया ये बेटा, एलसीएम लिया है Yes. 24 को, ठीक है, पाई से पाई तो कट ही जाएगा ना, ये पाई से पाई कैंसिल, है ना? नीचे क्या बना, 6 4 जा 24 बनाया क्या, देखो ध्यान से, 24 आर बनाया क्या एलसीएम दोनों में, है ना? तो इसको तुम कॉमन ले लोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर को, 1 माइनस 1 अपॉन एन बन जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करके फर्दर लिख लो आंसर, क्योंकि इसकी टर्म में नहीं है, तो म्यू नॉट आई एन माइनस 1 अपॉन 24 एन आर, एन माइनस 1 अपॉन 24 आर, सॉरी एन आर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा Second है, option. सेकंड ऑप्शन। सो दैट इज योर आंसर। समझ में आया सबको, Yes, sir. पक्का? यस सर। ठीक है, कूल। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हम कर नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन हैं और भी, तो अगली क्लास में ले लेंगे फिर उसके बाद। अभी एक और करते हैं, इसको करो पहले से। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज x व्हेन बोथ द करंट एंड रेडियस इज डबल्ड। रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंटर पे कैसे निकालते हैं, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड तो शायद मैंने बताई हुई है, सबको फॉर्मूला पता होगा। सेंटर पे क्या होता है भाई फॉर्मूला, सर्कुलर लूप में सेंटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है किसी को, हाथ ऊपर करो किसी को याद है तो। किसी को याद नहीं है, फॉर्मूला रिवाइज ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे फिर पेपर में, इसलिए तो नहीं हो रहे हैं सॉल्व। बेटा जो फॉर्मूला पढ़ाया था ना अभी, जस्ट जो बताया है आर्क का फॉर्मूला, उसमें थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रख दो। अरे यार, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, यही बताया था क्या? अरे हाँ ना तो बोलो यार। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आर्क में। तो ये आर्क तुम्हारी, मान लो ये आर्क है, इसकी वजह से तुम यहाँ पे निकाल दो, इसके सेंटर पे। अभी तुम्हारी आर्क अगर सर्कल बन जाए पूरा, ये सर्कल बन जाए, तो इसमें थीटा इक्वल्स टू 2 पाई नहीं हो जाएगा क्या, 360 डिग्री थीटा, यस सर। है ना? तो रख दो इसे यहाँ पे, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई आर। कितना हो गया ये आंसर, 4 पाई से पाई कटा, 2 से 4 कटा, क्या हो गया ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये होता है फॉर्मूला। नहीं आता मुझे तो भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे जनरल फॉर्मूला पता था, और तो मैंने अभी बताया है तुम्हें, तुम्हें फिर भी नहीं पता। इट्स नॉट कूल। फॉर्मूला बेसिकली सारे याद होने चाहिए तुम्हें। आई बात समझ में? अच्छा, यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट का Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, किसी को पता है क्या? किसी को पता है या नहीं, हाँ या ना बोलो यार। दिस इज एन आई ए, इसमें एन होता है नंबर ऑफ लूप्स, तो यहाँ पे तो 1 है ये। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई इंटू ए। क्या हो जाएगा ये, आई मल्टीप्लाई बाय एरिया, कितना होगा भाई सर्कुलर लूप का एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यस नॉट सर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर तो Yes, sir. स्फीयर का होगा, यहाँ हो गया पाई स्क्वायर है, सर्कुलर है, सॉरी नॉट स्फेरिकल। क्या हो जाएगा ये,
आई इंटू R square. पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो तुमको क्या बोल रहा है ये? तुम्हें बोल रहा है कि भाई B बाय M का रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी B बाय M का रेशियो, ये M है और ये B है, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है X। पढ़ो क्वेश्चन में ये लिख रहा है क्या? Yes, sir. है ना? यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर का रेशियो x दे रखा है। तो उसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये बन रहा है आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर क्यूब। आई से आई कट गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर क्यूब, ये बना x। आगे क्या बोल रहा है? व्हेन बोथ द करंट एंड रेडियस इज डबल्ड, यानी करंट भी कितना हो गया आई डैश इक्वल्स टू 2i एंड रेडियस कितना हो गया r डैश इक्वल्स टू 2r हो गया क्या? या एक तो तुम कुछ बोलते भी नहीं हो, पता नहीं क्या Yes, Yes, sir. बैठे रहते हो बस क्लास में चुपचाप एकदम। करंट अगर डबल हुआ है तो क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा क्या उसका? no, sir. No, sir. क्यों क्यों नहीं पड़ेगा रेशियो पे फर्क? जल्दी बताओ। करंट कैंसिल आउट। क्योंकि करंट का टर्म ही नहीं है एक्स में, बी बाय एम में, Value loss. राइट? करंट का टर्म ही नहीं है एक्स। जब निकाला मैंने बी बाय एम का रेशियो निकाला, तो उसमें करंट का टर्म आ रहा है क्या? इसमें कहीं पे नहीं आ रहा है, लेकिन रेडियस का आ रहा है। तो क्या हो जाएगा नया रेशियो? बी डैश अपॉन एम डैश क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आर की जगह में क्या रख दूंगा? 2r रख दूंगा। रेडियस डबल हो गई है मेरी, इसका होल क्यूब निकालना है। बहुत इजी है ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी कि x डिवाइडेड बाय 8. 8। दिस इज योर आंसर, दिस वन। समझ में आया या डाउट है इसमें? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, बाकी की क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पेपर एक बार आप सब करके आना, ठीक है? अभी तो इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स को भी हम खत्म करके आएंगे और खत्म करेंगे, मतलब इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और क्वेश्चंस भी तो थोड़े बहुत हैं वो डिस्कस करेंगे। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है तुमने पर्टिकुलरली प्रैक्टिस नहीं करी है क्वेश्चंस की सारे, तो कोई फायदा लग नहीं रहा मुझे इतना ज्यादा अभी डिस्कशन का। एक बार आप अपने डाउट्स लेके आओ, है ना? डिस्कशन, ये पेपर को एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो, तब बाकी का फिर बाद वाली क्लास में करते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, cool। चलो भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. Bye, sir. बाय।